ठीक है, पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये डीएनए मौजूद है, आपने इस डीएनए के एक टुकड़े से इसकी 1,00,000 कॉपियां बनानी है। ठीक है, डीएनए के एक टुकड़े से आपने 1,00,000 कॉपियां जो है वो बनवानी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको हीट करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो इसके ये धागे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब इसको हीट करते हैं तो इसके ये धागे जो है ये अलग अलग हो जाते हैं। अब हम एंजाइम अप्लाई करेंगे जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम मजीद न्यूक्लियोटाइड्स भी अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसके सामने वाला स्ट्रैंड जो है ये बन के सामने आएगा। ठीक है, इसके ये सामने वाला जो स्ट्रैंड है ये बन गया है। तो इससे क्या हुआ आपके पास, इससे हुआ ये कि आपके पास एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। ठीक है, इस तरीके से एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। अब हम इसको दोबारा हीट करेंगे। हीट करेंगे तो दरमियान में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी और ये चारों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये चारों स्ट्रैंड जो है अलग हो जाएंगे। ये देखें, ये चारों स्ट्रैंड अलग हो गए। अब क्या होगा, इसके सामने एक और स्ट्रैंड बन जाएगा। सेम एंजाइम अप्लाई करेंगे, इसके सामने एक और स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अनदर स्ट्रैंड। एक और स्ट्रैंड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो 1 से 2, 2 से 4, फिर दोबारा आप इसको हीट करेंगे, ये 8 स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये 8 के 8 स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर आप इसके अंदर मजीद एंजाइम अप्लाई करें और यहां पर क्या होगा, आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बन के सामने आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बन के सामने आ जाएगा। तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 इस तरह होते होते आपको 1,00,000 कॉपियां भी मिल सकती हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन ऑफ डीएनए और आरएनए, आरएनए भी इसी तरह बना सकते हैं, डीएनए भी इसी तरह बना सकते हैं। कोरोना वायरस का जो टेस्ट है, असल जो टेस्ट है वो यही पीसीआर कहलाता है। पीसीआर का टेस्ट यानी कि अगर एक वायरस का एक जर्रा भी जिस्म में मौजूद होगा या जो सैंपलिंग की गई है, आमतौर पर जो सैंपल लिया जाता है वो नोज या फेरिंक्स से लिया जाता है, नेजोफेरिंक्स या ओरोफेरिंक्स से लिया जाता है, और ये वायरस आरएनए वायरस, तो इसका आरएनए डिटेक्ट करने के लिए इसको पहले मल्टीप्लाई करना होता है पीसीआर के जरिए उसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस को। फिर उसके बाद ये डिटेक्ट होता है कि आइदर द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद कोरोना और नॉट। ठीक है, कि पर्सन जो है वो कोरोना से एक्चुअली इन्फेक्टेड है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक डीएनए से आपकी 1,00,000 कॉपियां बन जाए
तो हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? हम इसको नाम दे रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलें, इसके बाद आइए फर्दर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी नहीं, आपको टॉपिक पहले बता देता हूं कोई सा भी। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके पास है, ठीक है, मैं आपको पहले जीन थेरेपी बता रहा हूं। ठीक है, जीन थेरेपी क्या होती है इसको जरा नोट करें, जल्दी से कर लें, 1 मिनट दे रहा हूं बस। सर आपने कल जिक्र किया था हाइड्रोथर्मल एक्वाटिक्स का, और उसमें आपने कहा था कि वो है ना यूज़ करते हैं एक्वायर करने के लिए कोई एंजाइम, वो एंजाइम यही है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। ये गर्म चश्मों में बैक्टीरिया मिलता है, गर्म चश्मा हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि वो गर्म चश्मों में भी उसके हाई टेम्परेचर पे उसका एंजाइम डीनेचर नहीं होता। अब आपको एक बात समझ में आई शायद आ जाए कि देखिए, जब मैंने आपको डीएनए की मल्टीप्लिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया है, तो आप दरअसल क्या कर रहे हैं, आप डीएनए को हीट कर रहे हैं। हीटिंग के दौरान अगर आपने कोई इंसान का डीएनए पॉलीमरेज ले लिया होता तो वो तो डीनेचर हो जाता। ये जो हाइड्रोथर्मल एक्वेटिकस का जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये हाई टेम्परेचर पे नेचर नहीं होता, इसकी खास बात यही। तो इस वजह से आपने इस बैक्टीरियम से, हाइड्रोथर्मल एक्वेटिकस बैक्टीरियम से आपने जो है वो ये एंजाइम हासिल किया, फिर उसके बाद आपने पीसीआर किया। ठीक है, चले इसके बाद आइए नेक्स्ट जीन थेरेपी आपको बताने जा रहा हूं। पहले मैंने आपको देखा, अभी तक मैंने बताया डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताई आपको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बताया, सी डीएनए बताया, और मैंने आपको उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बताई हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिफाइन करवाया, एक्सन्स, इंट्रंस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद आपको जीन थेरेपी बता देते हैं। चलिए जीन थेरेपी आपको बता रहे हैं। जीन थेरेपी क्या है, आपके पास मॉडर्न टेक्निक है जिसमें क्या होता है, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको एरेडिकेट किया जाता है। मैंने अपने जब चैप्टर ही मैंने शुरू किया था तो मैंने एक आध स्टूडेंट से पूछकर अंदाजा लगा लिया था कि मुझे ऑलमोस्ट इस चैप्टर के हर टॉपिक पे जाना पड़ेगा। ठीक है, एवरी नोक एंड कॉर्नर मुझे जाना होगा, तो मुझे अंदाजा हो गया था। ठीक है, तो अगर कोई ऑलरेडी पहले जीन थेरेपी पर डिटेल में पढ़ के बैठा हुआ है, अगर उसकी बोरियत, तो खैर नहीं, टॉपिक तो आपके बड़ा इंटरेस्टिंग है सारे के सारे, तो बहरहाल पता है तो अपनी जगह पे, लेकिन ये कि बाकी जो लोग हैं मुझे सबको बताना बहुत जरूरी है।
अमेरिका में एक खातून थी, उनका मसला ये था कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता था। वो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बताया कि मेरे वालिदैन की डेथ हार्ट अटैक में हुई है, मेरे बड़े बहन भाई हैं उनकी डेथ हार्ट अटैक में हुई है, क्योंकि उन सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता था। अब चूंकि मेरा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो इसका मतलब यह है कि मुझे भी हार्ट अटैक होगा और मैं भी जो है वो मर जाऊं। किसी के ध्यान में ये बात आए सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है, किसी के ध्यान में ये बात आए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उससे हार्ट अटैक का क्या ताल्लुक है? तो उसका हार्ट अटैक का ताल्लुक ये है, ठीक है, उसका हार्ट अटैक का ताल्लुक ये है कि आपके पास अगर किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है, ठीक है। दिस एक्चुअली कॉजेस व्हाट, दिस एक्चुअली कॉजेस एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये दरअसल आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। इससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, और जब ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं तो उससे क्या होता है, आपके पास कोरोनरी आर्टरीज अगर नैरो हो जाए तो उससे क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। अब जहन में आएगा सर इसका जेनेटिक्स से क्या ताल्लुक, देखिए इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो मसला ये कि इनके लिवर में ऐसे जीन्स नहीं है जो इनके कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज कर सके, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ा रहता है। क्या करें, ये खातून जेनेटिसिस्ट के पास गई, उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने सबसे पहले इन खातून की जीन थेरेपी की, और जीन थेरेपी में उन्होंने क्या किया, जीन थेरेपी में उन्होंने उनके लिवर पे वायरस का हमला कराया और उसके अंदर नॉर्मल जीन डाल के हमला कराया, ठीक है, नॉर्मल जीन जो है वो डालकर उन्होंने उनके लिवर सेल्स पे जो है वो हमला कराया। जब लिवर के सेल्स पे उन्होंने नॉर्मल जीन्स डाल के हमला कराया तो अब क्या है, अब ये हुआ, क्या कहते हैं कि इनका कोलेस्ट्रॉल फिर से कम हो गया। एक आम इंसान का कोलेस्ट्रॉल 100 से 200 के दरमियान होना चाहिए, इनका 400 के करीब कोलेस्ट्रॉल रहता था, और ये अहम मुमकिन था कि इनको हार्ट अटैक दोबारा इनको भी होता, ठीक है, लेकिन शी सेव्ड, ठीक है। तो सबसे पहले जीन थेरेपी जो है एक स्टेटमेंट के मुताबिक अमेरिका में इनकी की गई। अच्छा, आपके जहन में है सर जीन्स किस चीज के डाले, तो अगर आप समझ पाए तो जरा समझ लीजिए। आपने शायद कभी एलडीएल का नाम सुना होगा, एलडीएल नहीं सुना तो अभी सुन लें, कोई बात नहीं है। कोई अपना कोलेस्ट्रॉल हॉस्पिटल कराने जाए तो वहां कोलेस्ट्रॉल तो लिखा होता है, उसके नीचे एलडीएल, एचडीएल, आईडीएल, वीएलडीएल ये नाम लिखे होते हैं। दरअसल इनके लिवर में एलडीएल के रिसेप्टर्स नहीं होते, उनको बनाने के जीन्स नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इनके जो लिवर है, ठीक है, इनका जो लिवर है उस पे एलडीएल रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है। जब एलडीएल के रिसेप्टर्स नहीं है तो एलडीएल के रिसेप्टर्स ना होने की वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा रहता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ा हुआ रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये प्रोन टू हार्ट अटैक होते हैं, ठीक है, कि इनको हार्ट अटैक हो जाए। चलें, तो क्या इलाज निकाला गया, जीन थेरेपी के जरिए इलाज निकाला गया। नॉर्मल जीन जो एलडीएल रिसेप्टर्स बनाने वाले हैं उनके लिवर पे स्प्रे किए गए, और जब लिवर के सेल्स पे एलडीएल बनाने वाले जीन स्प्रे किए गए तो इनका ये जो मसला है, ठीक है, इनका ये जो मसला है ये आपके पास क्या हुआ, ये हल हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी, द मॉडर्न टेक्निक फॉर द इरेडिकेशन ऑफ फॉर द क्योर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर इनकी अगली नस्ल आएगी तो उसमें ये बीमारी जो होगी ये मौजूद होगी। अच्छा, इस बीमारी का नाम मैं आपको बता दूं, क्या आपके कोर्स में नहीं, इसको कहते हैं फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। नाम आपकी किताब में नहीं है, मैंने आपको सिर्फ टॉपिक को इंटरेस्ट देने के लिए बताया है
फेमाइलियल हाइपरकोलेस्टेरोलिनिया, ये एक अदर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। जिस तरह आपने हंटिंगटन फोलिया के बारे में सुना है कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बिल्कुल इस तरह ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। दिस इज आल्सो एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, दिस इज आल्सो एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। ये भी आपके पास एक अदर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये आपके पास एक अदर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, क्या कहलाता है, फेमाइलियल हाइपरकोलेस्टेरोलिनिया। चलिए इसके बाद आइए फर्दर, दूसरी बीमारी आपको बताने जा रहा हूं। आपके कोर्स में एक बीमारी है SCID और एक बीमारी है आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो आपको बारी बारी इसके बारे में बताने जा रहा हूं। SCID stands for severe combined immunodeficiency disease, severe combined immunodeficiency disease, ठीक है। ये कहलाती है आपके पास SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। अच्छा, अब इसके बारे में सुन लें। इस बीमारी में होता यह है कि अमेरिका में 2-3 साल की उम्र में ये बच्चे जो है वो बीमारी की वजह से मर जाते थे। एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, बीमारी की वजह से मर जाते थे। क्यों? इनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता था। तो इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता था, तो इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होती थी, बच्चे मर जाते थे। मसला किधर है? मसला ये है कि इनमें एक एंजाइम नहीं होता, ठीक है। उस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीअमाइनेज, ठीक है। उस एंजाइम का नाम है आपके पास एडिनोसिन डीअमाइनेज। जब ये एंजाइम नहीं है, ठीक है, जब ये एंजाइम नहीं है तो एंजाइम ना होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास इनके जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, इनके जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स दे आर नॉन फंक्शनल। जब इनके टी लिम्फोसाइट्स नॉन फंक्शनल है, ठीक है, जब इनके टी लिम्फोसाइट्स नॉन फंक्शनल है, टी लिम्फोसाइट्स नॉन फंक्शनल होने की वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, और बार बार इन्फेक्शन होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये बच्चे जो है मर जाते हैं। अब किसी के ज़हन में है सर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दें, इतने छोटे बच्चों की बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकती। किसी के ध्यान में ये बात है सर एड्स में और SCID में क्या फर्क है? आसमान जमीन का फर्क है। एड्स इंफेक्शियस डिजीज होती है, वायरस की वजह से होती है। SCID
जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, और ये एंजाइम के ना होने की वजह से होता है जिसका नाम है एडिनोसिन डीअमाइनेज, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, इसका इलाज क्या निकाला गया जीन थेरापी में। मैंने आपको कहा कि फैमाइलिन हाइपोकोलेस्ट्रोलिनिया के अंदर एक छोटा सा ऑपरेशन किया, सुराख करके इनके लिवर के ऊपर जो है वो नॉर्मल जीन्स स्प्रे कर दिए। जब नॉर्मल जीन स्प्रे कर दिए तो नॉर्मल जीन स्प्रे करने पे क्या हुआ, अब आपके पास नॉर्मल जीन्स लिवर पे स्प्रे करने पर अब वो नॉर्मल हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मसला असल में लिवर का था, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना ये है कि देखिए ये बोन मैरो मौजूद है, बोन मैरो निकाला जाएगा और इस बोन मैरो के ऊपर वायरस का हमला कराया जाएगा। ठीक है, बोन मैरो निकाला जाएगा और बोन मैरो निकालने के बाद इस बोन मैरो का जो स्टेम सेल है इसके ऊपर वायरस, इसके पास नॉर्मल जीन्स हैं, एडिनोसिन डीअमाइनेज के जीन्स मौजूद हैं, उसको हमला कराया जाए। जब उसको हमला कराएंगे तो उससे क्या होगा, ऐसा वायरस जिसके अंदर नॉर्मल एडिनोसिन डीअमाइनेज के जीन्स मौजूद हैं उसको हम हमला करवाएंगे, ठीक है। अब जब इस तरीके से हम हमला कराएंगे तो अब क्या होगा, फिर बोन मैरो दोबारा से क्या करेंगे, बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स हैं दोबारा से हड्डी में डाल दें। जब दोबारा से हम हड्डी में डाल देंगे, ठीक है, तो इनका ये जो मसला है सीआईडी का ये हल हो गया। इट्स नॉट सो सिंपल एज आई एम सेइंग। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इतने छोटे बच्चों की नहीं की जाती, मोर्टेलिटी रेट, मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने सिर्फ बोन मैरो जो है वो निकाला है और बोन मैरो निकालने के बाद जो है वो आपने उसके ऊपर जो वायरस का हमला कराया, बोन मैरो पे वापस डाल दिया, ठीक है। So that's how we cured what? That's how we cured SCID. इस तरीके से SCID जो है उसको क्योर किया गया, ठीक है। चले, अगर आप एड्स के नाम पे गौर करें, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो आपके पास है, इसमें क्या है, वो एक्वायर किया है, यानी किसी को एड्स वायरस लग गया, ठीक है, उसमें खुदा ना खास्ता अगर एड्स वायरस का खून जो है वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है, एड्स वायरस वाले का खून ट्रांसफर हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसको एड्स हो गया। एससीआईडी में क्या है, एससीआईडी आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर जो पैदाइशी तौर पे, ठीक है, जो पैदाइशी तौर पे जो इनहेरिट कर रहा है कि उसके पास एडिनोसिन डीअमाइनेज बनाने की कैपेसिटी नहीं, ठीक है। तो दोनों में आपको क्या मिलेगा, दोनों में आपको फर्क मिलेगा। चले, अब उसके बाद आइए आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस बताने जा रहा हूं, जरा ये नोट कर ले जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूं आपको। तीसरी बीमारी इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं। चले, इसके बाद आइए अगला डिसऑर्डर आ जाइए जीन थेरापी में, वो आपके पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस।
सिस्टिक फाइब्रोसिस। सर वायरस को किस तरह इंजेक्ट करेंगे बोन मैरो में? वायरस को किस तरह इंजेक्ट करेंगे? थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में शोर क्यों है, पहले मुझे ये बताइए। तो होता ये कि अगर मैं आपको अनम्यूट करूंगा ना, आपके पास तमाम जितने 100 पार्टी, जितने भी आपके 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके पास। सर वायरस को किस तरह इंजेक्ट करेंगे बोन मैरो में? मैंने सवाल सुन लिया। डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन में किस तरह चेंज करेंगे? ठीक है, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। जी सर। सिलेक्ट इस वजह से किया है, वायरस को हमने सिलेक्ट इस वजह से किया है। एक मिनट, कौन जवाब कौन युसरा इमरान बात कर रही है? यस सर, युसरा इमरान। युसरा इमरान। ठीक है, आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा था, इसलिए मैंने आपको म्यूट करके मुनासिब समझा कि मैं जवाब दूं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये सुन लें कि जो वायरस हमने सिलेक्ट किया है, आपके सवाल के अंदर बड़ी और जो बहुत सारी बातें निकलती हैं कि वायरस बोन मैरो में कैसे इंजेक्ट करें। आप मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, हमने बोन मैरो तो निकाल लिया है, टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ है बोन मैरो। आपका सवाल होना चाहिए कि ये वायरस सेल के अंदर कैसे जाए। बोन मैरो के सेल्स, स्टेम सेल्स तो हमने निकाल लिए ना, अब सेल के अंदर कैसे जाएगा? तो बेटा हमने वायरस ही ऐसा सिलेक्ट किया है जिसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है। तो हमने वायरस ही ऐसा सिलेक्ट किया हुआ है कि जिसकी वॉल जो है, वायरस के बाद लिपिड का एनवेलप होता है। ठीक है, वायरस के बाद लिपिड का एनवेलप होता है कि वो बोन मैरो के सेल्स के अंदर अपने लिपिड एनवेलप की वजह से वो दाखिल हो सकता है। आप एक बात बताएं, अगर ह्यूमन बॉडी में कोई वायरस हमला करता है तो उसकी बाहर जो एनवेलप है उसकी परमिएबिलिटी सेल के लिए है, तभी वो सेल के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर भी यही है कि बोन मैरो के सेल्स आपने निकाले, और निकालने के बाद क्या किया आपने, निकालने के बाद अब आपने जो है, निकालने के बाद जो है अब आपने जो है उसको वायरस को हमला करवाया। वायरस का एनवेलप ऐसा है कि वो उसको परमिएबल बना देगा कि वो सेल्स के अंदर चला जाए। ठीक है, दैट्स हाउ दिस एंटर्ड इनटू। ठीक है, इस तरीके से आपके पास वो क्या हुआ, वो सेल के अंदर एंटर हो। ठीक है, चलें, आपने बहुत सारे वायरसेस के नाम सुने होंगे जब इंसान पे वायरस हमलावर होता है। पोलियो वायरस है, एडिनो वायरस है, ठीक है, रिट्रो वायरस है, राइनो वायरस है। इन सेल्स की परमेबिलिटी, इन वायरसेस की परमेबिलिटी होती है सेल के लिए, तभी तो ये जाते हैं। आपने तो दरअसल कैरियर इसी तरह से बनाया आपने इस वायरस को कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाल दिया, ये सेल को परमिएबल है, अंदर चले गए। चलें, अब मैं आपका माइक खोल रहा हूं। जी सर। एंट्रेंस की सर वायरस को नॉर्मल जीन्स में ऐड करेंगे? जी नहीं, वायरस के अंदर तो जीन आप पहले डाल चुके हैं ना। वायरस का जो वायरस का जो कैप्सिड है उसके अंदर आपने अपनी मर्जी का जो जीन है एडिनोसिन डिएमाइडेज, वो आपने पहले बना के वायरस तैयार कर लिया। अगर वायरस तैयार हो गया तो अब इस वायरस को आपने बोन मैरो के स्टेम सेल्स पे हमला करवाना है। बोन मैरो के स्टेम सेल्स पे हमला करवाना है। जब बोन मैरो के स्टेम सेल्स पे वो हमला करेगा, पता चला आपने बनाया है। मैं आपको इसके अंदर एक छोटी सी बात और बता दूं, आपने पोलियो वायरस का नाम सुना है? तो पोलियो वायरस का आपने नाम सुना है, तो पोलियो वायरस की खास बात यह है कि आजकल पोलियो वायरस जो है वो उसमें इस्तेमाल हो रहा है।
ब्रेन के कुछ कैंसर जो हैं उसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ब्रेन के कुछ कैंसर हैं उसकी ट्रीटमेंट में वो इस्तेमाल हो रहा है। कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि आपने उसके अंदर नॉर्मल जीन्स डाले, और नॉर्मल जीन्स डालने के बाद जो है, ठीक है, आपने उसमें नॉर्मल जीन्स डाले, नॉर्मल जीन्स डालने के बाद जो है वो पोलियो वायरस आपने ब्रेन के सेल्स में हमला करवा दिया। जब ब्रेन के सेल्स में आपने हमला करवा दिया तो इस तरीके से क्या हुआ, आप सर्जरी नहीं कर सकते थे, उस बोन मैरो को आप उस ब्रेन ट्यूमर को आप सप्रेस नहीं कर सकते थे उसकी ग्रोथ। आपने जो है वो पोलियो वायरस का जीन निकाल दिया, लेकिन आपको असल में कैरियर चाहिए जो सेल के अंदर दाखिल हो सके। पोलियो वायरस की परमेबिलिटी है ब्रेन के सेल्स में। ठीक है, सेल की वायरस की सरफेस पे ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वायरस की सरफेस पे ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं कि उसके अंदर एंटर हो सके। चलें, मुझे सवाल यहाँ पे करना है आपसे युसरा, मैं आपका ही माइक खोल रहा हूँ, मुझे एक दो बातें तो दोबारा बता दो, मुझे अंदाजा होगा कि हाँ कितना पढ़ती रही हो पहले। मैं म्यूट करूँ, अनम्यूट कर लूँ तो? यस सर, पूछें। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है? ए लेवल से पढ़ा है, इंटर से पढ़ा है? सर रिपीट कीजिएगा एक बार। ए लेवल स्टोरी सुना? जी सर बोलें। जहाँ पे आपके कम से कम घर वालों की तो आवाज ना आए ना। अली मोहम्मद नासिर, आप जवाब देंगे। अक्सर अकबर, तुम्हें पता है सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है? सॉरी सर, क्या बोले? तुम अलर्ट नहीं बैठती, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है, पूरा सवाल कर रहा हूँ। सर तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग ऐसी जगह बैठा करें जहां पर कम से कम आपको आपके बैकग्राउंड की जो वॉइसेस है वो ना आ रही हो। ठीक है, क्योंकि जो वॉइसेस अगर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ तो ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस पर सर्कुलेट होती है। अली मोहम्मद नासिर, बेटा आप बताओ जरा, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है? सर ये वो जेनेटिक बीमारी है जो लंग्स में और डाइजेस्ट सिस्टम में थिक म्यूकस जो है ना वो पैदा करती है। इससे आपका पेनक्रियास जो है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो कहाँ लंग्स और कहाँ पेनक्रियास, पेनक्रियास पे क्यों असर होता है? नहीं, मैंने कहा ना, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो आपका खाना होता है, म्यूकस जो अंदर जाता है वो भी स्टिकी हो जाता है, वो भी स्टिकी होता है। अच्छा अच्छा, इसको सिस्टिक क्यों कहते हैं? ये नहीं पता मुझे। फाइब्रोसिस क्यों कहते हैं? नहीं, इसके मुझे सर नोमेनक्लेचर का नहीं पता। चलें, कोई बात नहीं। आपको बताऊं, एनटीएस में जितनी बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, इससे बढ़कर उन्होंने एक बात पूछ ली जो किताब में नहीं थी। इसका लेबोरेटरी टेस्ट कौन सा है, ये एनटीएस वालों ने आपके 2-4 साल पुराना पेपर उठा के देख लें, उस पर सिस्टिक फाइब्रोसिस का उन्होंने पूछा हो। तो हम लोगों को अगर स्टूडेंट्स को सिस्टिक फाइब्रोसिस तो पहले पता हो ना कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ही फिर हम बात करेंगे कि हाँ उनका लेबोरेटरी टेस्ट क्या हो। पहले तो ये बताओ कि हाँ ये बीमारी कौन सी है। ठीक है, बीमारी पता नहीं होगी, ठीक है, बीमारी पता नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा आपके पास उसका इलाज क्या है? ठीक है, बीमारी नहीं पता होगी तो कैसे पता चलेगा इलाज क्या है?
सिस्टिक फाइब्रोसिस को सिस्टिक फाइब्रोसिस इसलिए कहते हैं, गौर से सुन लीजिए, डेफिनेशन है देयर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस। सबसे पहले गौर से सुन लें आपने अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है तो आपको पता है ट्रैकिया और जो ब्रोंकाई मौजूद है, ठीक है, ट्रैकिया और जो ब्रोंकाई मौजूद हैं, उन ट्रैकिया और ब्रोंकाई में म्यूकस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उन ट्रैकिया और उन ब्रोंकाई में म्यूकस प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, देयर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस, ठीक है, इनमें म्यूकस तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन थिक म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये देखिए, ये ट्रैकिया मौजूद है, ये ब्रोंकाई मौजूद, अगर म्यूकस प्रोड्यूस होगा और थिक प्रोड्यूस होगा तो ये सांस का जो रास्ता है ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, यहां पे म्यूकस प्रोड्यूस होगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देयर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस, ठीक है, म्यूकस जो है वो आपके पास थिक म्यूकस प्रोड्यूस है। जब थिक म्यूकस प्रोड्यूस होगा तो थिक म्यूकस प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी, ये म्यूकस, छोटे बच्चों को थूकने की आदत नहीं होती तो ये म्यूकस लंग्स में जाएगा, और जब म्यूकस लंग्स में जाएगा तो दिस बिकम्स अ गुड ब्रीडिंग प्लेस, ठीक है, दिस बिकम्स अ गुड ब्रीडिंग प्लेस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अच्छा ब्रीडिंग प्लेस साबित होगा। इससे क्या होगा, बार बार इन्फेक्शन होंगे, आप इन्फेक्शन सही करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक जब देते हैं तो वहां पे वुंड हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है, वहां पे फाइब्रोब्लास्ट जमा होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल जमा होते हैं, फाइब्रोसिस होना शुरू होती है। फाइब्रोसिस का इसमें अमल क्या होता है, फाइब्रोसिस इस तरह से होती है कि यहाँ पे इस तरह से गोल गोल एरिया बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्ट, ठीक है, जहाँ पे सिस्टिक एरिया बन गए, जब यहाँ पे सिस्टिक एरिया बन जाएंगे, ठीक है, जब यहाँ पे सिस्टिक एरिया बन जाएंगे तो सिस्टिक एरिया बनने की वजह से, ठीक है, सिस्टिक एरियाज के बनने की वजह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिस्टिक एरियाज। जब सिस्टिक एरियाज यहाँ पे बन जाएंगे तो सिस्टिक एरियाज बनने की वजह से आपके पास, हम कहेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। अब इन लोगों को क्या होता है, इन बच्चों को बार बार लंग के इन्फेक्शन होते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, वहां फाइब्रोसिस होती है, फिर दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है, फिर एंटीबायोटिक देते हैं, फिर सही हो जाता है, ठीक है। अब इसका तरीकाकार क्या निकाला गया कि हम जीन थेरापी करते हैं। जीन थेरापी में क्या करेंगे, लिपिड पैकेट्स, लाइपोसोम्स, उसके अंदर नॉर्मल जीन्स डालेंगे, नॉर्मल जीन्स डालेंगे। हमारी बॉडी में जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए जीन्स मौजूद होते हैं, तो हमने क्या करना है, नॉर्मल जीन्स इन पैकेट्स में डालेंगे, लिपिड पैकेट्स। किसी के ध्यान में है सर वायरस क्यों नहीं ले रहे, आप वायरस ले लें, कोई मसला नहीं, लेकिन जब यहाँ पे लिपिड पैकेट से काम चल रहा है तो लिपिड पैकेट्स डाल दें। लिपिड्स की खास बात यह है कि वो लिपिड सेल मेम्ब्रेन की बाइलेयर को बड़े आराम से क्रॉस कर जाते। चलें, ये बच्चे जो हैं इनकी माइंड ट्रेंड होती है कि बच्चों को उल्टा करती हैं रोजाना और इनकी कमर थपथपाती है ताकि इनके मुंह से वो म्यूकस जो वो निकल के बाहर आ जाए।
ठीक है, कि इनके मुंह से जो वो म्यूकस निकलकर जो वो बाहर आ जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हम जो है वो ये जीन थेरापी जो है वो प्रोसीड करते हैं। दोबारा एक दफा सबसे बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप घर में ऐसे एनवायरनमेंट में बैठा करें कि जो बिल्कुल सेरीन एनवायरनमेंट है, बिल्कुल नॉइजी नहीं है। ठीक है, जो आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है उसी वक्त फंक्शनल है जब आप जो है वो ऐसी जगह पे बैठे हुए हो जहां पर आप जो है वो आपका एनवायरनमेंट नॉन नॉइजी। जी अक्सा हजरत, अक्सा आपने हैंड रेज किया है। अक्सा सर एडवांटेजेस। जी सर। सर मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आगे सर बोलिए। मेरा सवाल है कि जीन थेरेपी के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? जीन थेरेपी के डिसएडवांटेजेस डिपेंड करता है आपने कौन सी जीन थेरेपी की है। मिसाल के तौर पे अगर लिवर वाली की है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने सुराख बड़ा कर दिया हो तो उससे हड्डियां वगैरह डेवलप हो सकता है। बोन मैरो अगर आपने ज्यादा निकाल दिया है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बोन मैरो आपने जब दोबारा डाला है तो हो सकता है कि वहां पे लोकल इन्फेक्शन वगैरह या जनरलाइज सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। अगर आपने लंग्स की बात की सिस्टिक फाइब्रोसिस में तो ऐसा होता है खुदा न खास्ता लैरिंगोस्कोप डालने में ट्रैकिया रप्चर हो जाए या ब्रोंकाई रप्चर हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। कोई ओरल इंजरी वगैरह भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से आपकी जगह की जीन थेरेपी। व्हाट माय पॉइंट। मैं आपका माइक दोबारा खोल रहा हूँ, आपने खुद उसको शायद म्यूट कर करा है। चलें, यहीं पे इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।